नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 न्यायपालिका। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भारत में न्यायपालिका कितने प्रकार की होती है। भारत में न्यायपालिका के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, न्यायपालिका के क्या क्या कार्य होते हैं, संविधान किस प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। तो इन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि न्यायपालिका क्या होती है। दोस्तों, न्यायपालिका किसी भी देश की न्यायिक प्रणाली का वह अंग है जो कानून के अनुसार न्याय करता है। दोस्तों, न्यायपालिका कानून के अनुसार सभी को न्याय देने का काम करता है। दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का ढांचा किस प्रकार से बनाया गया है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का ढांचा 4 स्तरों में विभाजित है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, ये देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला अदालत और फिर अधीनस्थ अदालत। इस प्रकार से भारत का न्यायपालिका का ढांचा बनाया गया है। दोस्तों, हम सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की हम बात करें तो भारत में सबसे बड़ा न्यायालय है, क्योंकि ये पूरे भारत में एक ही होता है। सभी अदालत को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मानने पड़ते हैं। भारत में जितनी भी निचली अदालतें हैं, सभी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले मानने पड़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उन अदालत को कोई भी फैसला सुनाता है, कोई भी ऑर्डर देता है, उन्हें निचली अदालत को मानना पड़ता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत में चल रहे मुकदमे को अपने पास बुला सकता है। दोस्तों, क्या होता है, कोई भी निचली अदालत है, उसमें कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अगर ऐसा लगता है कि उस मुकदमे की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास बुला सकता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय एक अदालत के फैसले को दूसरी अदालत में भेज सकता है। दोस्तों, क्या होता है, किसी भी निचली अदालत में कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे को, उस केस को सर्वोच्च न्यायालय दूसरी अदालत में भी भेज सकता है। जैसे मान के चलो, एक उदाहरण समझाता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई भी मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट में भेज सकता है। यह रिट जारी करके हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिन्हें रिट कहा जाता है। इन अधिकारों के जरिए सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये 5 प्रकार की होती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। दोस्तों, निचली अदालतों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें की जाती है। उन अपीलों पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है। दोस्तों, अब हम उच्च न्यायालय के बारे में समझते हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय एक राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। एक राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाती है। और दूसरा है, निचली अदालतों को इसके फैसले मानने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या होता है, जो उच्च न्यायालय से निचली अदालतें हैं, उन अदालतों को उच्च न्यायालय के फैसले मानने पड़ते हैं। जैसे जिला अदालत हो गया, अधीनस्थ अदालत हो गया, इन अदालतों को उच्च न्यायालय के फैसले मानने पड़ते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय भी रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, क्या होता है, जो उच्च न्यायालय होता है, इसे भी रिट जारी करने का अधिकार होता है। ये भी रिट जारी करके हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। अगला है, उच्च न्यायालय निचली अदालतों के मुकदमे को अपने पास बुला सकता है। दोस्तों, उच्च न्यायालय के पास भी ये शक्ति होती है कि निचली अदालत में जो भी फैसले चल रहे हैं, उन्हें अपने पास बुला सकता है। ये एक अदालत के मुकदमे को दूसरी अदालत में भेज सकता है। ये जो निचली अदालतें हैं, उनमें कोई भी मुकदमा चल रहा है, उन मुकदमे को दूसरी अदालत में भेजने का काम भी उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये सभी कार्य वह अपने राज्य के अंतर्गत ही कर सकता है। दोस्तों, अब जिला अदालत के बारे में समझते हैं। दोस्तों, जिला स्तर के सभी मुकदमों की सुनवाई जिला अदालत करता है। ये कुछ संज्ञेय अपराधों की सुनवाई भी करता है।
जैसे हत्या वगैरह के मामलों की सुनवाई भी जिला अदालत के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, जिला अदालत निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई भी कर सकता है। जिला अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ अदालतों की देखरेख करते हैं। जो अधीनस्थ अदालतें होती हैं उनकी देखरेख करने का काम भी जिला अदालत करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं अधीनस्थ अदालत क्या है। दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका की सबसे निचली और व्यापक स्तर की अदालत अधीनस्थ अदालतें होती है। दोस्तों, ये अदालतें जिला अदालत के अधीन काम करती है और सामान्य जनता के अधिकांश मामलों की प्राथमिकता की सुनवाई करती है। जो छोटे मोटे मामले होते हैं उन सभी की सुनवाई अधीनस्थ अदालत के द्वारा ही की जाती है। जैसे तलाक वगैरह करवाना हो, शादी वगैरह करवाना हो, ये छोटे मोटे जो मामले होते हैं इन सभी की सुनवाई अधीनस्थ अदालत के द्वारा ही की जाती है। अधीनस्थ अदालतों को अलग अलग मामलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे सिविल अदालतें और आपराधिक अदालतें। दोस्तों, अब हम समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रमुख 4 क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट सीधे रूप से कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं होती। दोस्तों, दूसरा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। दोस्तों, तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय होता है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन इसके लिए उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। दोस्तों, अगला है सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार। हाँ दोस्तों, इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इसकी सलाह माने या ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं न्यायपालिका का पुनरावलोकन का अधिकार। दोस्तों, पुनरावलोकन के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि ये कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उसे न्यायपालिका असंवैधानिक कानून घोषित कर देगी और उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उपाय। दोस्तों, संविधान के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पहला है न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति में संसद का हस्तक्षेप नहीं होता, जिस कारण से जो हमारे न्यायपालिका का न्यायाधीश है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, किसी के दबाव में भी कार्य नहीं करता। दूसरा है न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायपालिका के न्यायाधीश का कार्यकाल ना तो कम किया जा सकता है ना ही उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जिस कारण भी न्यायपालिका का न्यायाधीश किसी के दबाव में कार्य नहीं करता, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अगला है वित्तीय निर्भरता। दोस्तों, न्यायपालिका का न्यायाधीश वित्तीय रूप से विधायिका पर निर्भर नहीं होता, जिस कारण भी भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपने फैसले सुना सकती है। दोस्तों, क्या होता है हमारी जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के तरह विधायिका पे वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। दोस्तों, अगला है न्यायाधीशों के निर्णयों की व्यक्तिगत अवहेलना। दोस्तों, क्या होता है न्यायपालिका के द्वारा सुनाए गए फैसलों की कोई भी व्यक्ति अवहेलना नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति ने न्यायपालिका के फैसलों की अवहेलना की तो उसे न्यायपालिका की अवमानना माना जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। दोस्तों, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा नहीं की जाती। दोस्तों, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति में यह परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, लेकिन दोस्तों इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है।